शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया है। लालू जी, क्या बिहार की जनता को आप डराना चाहते हो? क्या मतलब है शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने का? जिस शहाबुद्दीन ने 75 जघन्य हत्याओं में लहूलुहान किया सिवान की भूमि को, वो शहाबुद्दीन को वो टिकट देकर डराना चाहते हैं। लालू जी, आप बक्सर वालों को नहीं जानते, ये तो वीर बाबू कुंवर सिंह वाले हैं, वो किसी से नहीं डरते। कि ये जो महागठबंधन है वो जंगल राज की ओर जा रहा है, बिहार को जंगल राज की ओर ले जाना चाहता है। महागठबंधन पर तीखा प्रहार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह आज हमारे तीनों सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम कुमार पटना से, मनोरंजन भारती पटना से और मीनाक्षी कांडवाल पटना से। सबसे पहला सवाल मीनाक्षी आपसे, गृह मंत्री के इस बयान को कैसे देखा जाए? एक और छठ का पर्व है और दूसरी ओर जब देखें तो एक के बाद एक चुनावी राजनीति में नई तल्खियां आ रही हैं। मनोज्ञा, बिल्कुल मैं आपको इस पर भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आरजेडी दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद हूं और मैं आपको एक पोस्टर यहां पर दिखाना चाहती हूं जो आज ही लगा है। बिहार का नायक तेजस्वी यादव को यहाँ पर दिखाया गया है बिहार के नायक के रूप में इस पोस्टर में। दूसरी तरफ आप यहाँ पर राबड़ी देवी को देख रहे हैं और आगे आप देख रहे हैं लंबा पोस्टर एक जो उसमें हर वादा पूरा करेंगे, ये हमारा वादा है। तो देखिए, ऑपोजिशन में जो दल बैठा है उसके पास प्रोमिसेस हैं, वादे हैं बताने के लिए कि सरकार आई। और जो गाना भी लॉन्च हुआ उसमें क्या कहा गया कि एक मौका तेजस्वी को दे दीजिए। अब इन सब के बीच जब गृह मंत्री अमित शाह कल यहाँ पर मौजूद थे, सिवान में जब उन्होंने मंच से भाषण दिया तो उन्होंने बड़ा साफ कहा कि लालू यादव की पार्टी अगर शहाबुद्दीन के बेटे को फिर से चुनावी मैदान में उतार रही है, टिकट दे रही है, तो ये उस बाहुबल वाली सोच की जीत है जो जंगल राज की तरफ आपको इससे पहले धकेल चुकी है। तो ये अपने आप में देखिए एक ऐसा बयान है जिसमें बार बार उस दौर की याद दिलाई जाती है जब बिहार में जंगल राज, जब यहाँ पर अपराध, यहाँ पर उस समय बोलबाला था बाहुबल का, और उसी बात को लेकर सुशासन पर नीतीश कुमार कम से कम लालू राज के मामले में 19 पर 20 साबित होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये बड़ा सोचा समझा प्लान है। और आज जब फिर से अमित शाह मौजूद होंगे मुंगेर में, खगड़िया में, जहां पर उनकी अहम रैलियां हैं, तो एक बार फिर आपको भाषणों में ये गूंजता हुआ दिखाई देगा। जिस रोड पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ से कुछ ही दूरी पर बीजेपी का दफ्तर है, फिर आरजेडी का दफ्तर है, यहाँ दूसरी तरफ जेडीयू का दफ्तर है। और सभी जगह पर बिहार में, क्योंकि हमने देखा होगा कि एक लड़ाई तो चुनावी मैदान में लड़ी जाती है, लेकिन एक लड़ाई पोस्टर्स में आपको दिखाई देती है। तो इन सब पोस्टर्स में जो मैसेजिंग है वो इस वक्त बिहार की चुनावी राजनीति का बिटवीन द लाइन्स है। कल प्रधानमंत्री ने कर्पूरी ठाकुर के गांव से भी जब अपना कार्यक्रम शुरू किया तो उन्होंने बार बार पिछड़ों की राजनीति, उनको प्रभावित करने वाले बयान, स्टेटमेंट्स, उनके भाषण में अगर इस बात तक का जिक्र आया कि बिहार में बाहर की मछली खरीदी क्यों जाए, जब यहाँ पर गंगा जी हैं, जल है, तो मछली यहीं से मत्स्य उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। तो ये जो मैसेजिंग है भाषण की, ये बता रही है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो लोग हाशिए पर खड़े हैं, महिलाओं को लेकर, देखिए महिलाएं एक बहुत बड़ा फैक्टर होंगी, तो जितने भी बड़े नेता हैं उनके भाषणों में ये केंद्र में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहीं से सरकार बनेगी या टूटेगी या परिवर्तन होगा। और इन सब के बीच जो छोटे खिलाड़ी हैं, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, मुकेश सहनी, ये सब क्या रोल प्ले करेंगे गठबंधन की राजनीति में, ये आने वाले दिनों में बिहार बहुत बड़े मैसेज देने वाला है। तो देखिए, संदेश तो बहुत है, लेकिन संदेशा क्या लाती हैं रैलियां? बाबा, आप ये बताइए कि जब बात मछली की हो रही है, बात खान पान की हो रही है, बात मखाने की हो रही है, और उन सब के बीच में राजनीति भी तो है। जी हाँ, राजनीति भी है। और ये सुनी सड़कें मैं आपको बता दूं कि ये इशारा कर रही है कि बिहार जो है वो छठ के पर्व की तरफ जा रहा है। हालांकि अब कोई और दिन होता तो ये सड़कें खचाखच भरी होती, और यही वजह है कि आज जो कंपेनिंग एक तरह से कहें कि आज के बाद 2 दिनों के लिए जो है 3 दिनों के लिए बिहार में आपको उतना चुनाव प्रचार देखने को मिलेगा नहीं, इसलिए आज का दिन काफ़ी अहम है। और आज जहां पर गृह मंत्री चुनाव रैली कर रहे हैं, वहीं पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी भी कर रहे हैं। दरअसल मनोज्ञा, आपको बताऊं कि बिहार में जो असली लड़ाई है ना, वो
मोस्ट बैकवर्ड क्लास की वोटों के लिए है, जिसको टारगेट किया जा रहा है। इसी के वजह से तेजस्वी जो है मुकेश सहनी को अपने साथ लेकर के घुमा रहे हैं। यदि ईबीसी वोट में यदि डेंट पड़ता है, अभी तक ईबीसी वोट को नीतीश कुमार ने बड़े अच्छे से मैनेज किया हुआ है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री कर्पूरी ठाकुर के गांव जाते हैं। यही वजह है कि तेजस्वी और राहुल गांधी जो है मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद के लिए मनोनीत करते हैं, एक तरह से उनका ऐलान करते हैं। तो इस वोट की लड़ाई ही चुनाव डिसाइड करने वाला है और दोनों गठबंधन जानते हैं कि जो अधिक सफल रहेगा ईबीसी वोट को अपने तरफ करने के लिए बाजी उसके हाथ लगेगी। बाजी किसके हाथ लगेगी ये तो समय बताएगा बाबा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी पर तेजस्वी यादव का बड़ा प्रहार है। बीजेपी के लोग 2-3 दिन से डरे हुए हैं। तेजस्वी यादव का ये आरोप है, ये उनका बयान है, बीजेपी अति पिछड़ा समाज से नफरत करती है। सुनाते हैं आपको तेजस्वी यादव ने क्या कहा। बीजेपी के लोग 2-3 दिन से इतने डरे हुए हैं और अब अति पिछड़ों से नफरत करने लगी है बीजेपी। जब से हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति की घोषणा की है, तब से एनडीए के लोग ट्रोल कर रहे हैं कि अति पिछड़ा को क्यों बना रहा है। यानी भाजपा के लोग अति पिछड़ा समाज से नफरत करने लगे हैं। और जिन लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात प्रधानमंत्री जी कहते थे, आज हम लोगों की ताकत देखिए, आज उन्हीं लोगों को उप मुख्यमंत्री जो है बनाने की बात कर रहे हैं। तो हम भाजपा के लोगों को कहेंगे कि ये चिंता भी जो है आने वाले समय में दूर कर दी जाएगी। बाबा बड़ी फेमस कहावत है, चिंता चिता समान है, लेकिन यहां तो लग रहा है कि किसको चिंता है, लेकिन अपनी चिंता से ज्यादा दूसरों की चिंता जरूर है। ये चिंता है किसकी राजनीति में बाबा, आप ही बता दें। जो अति पिछड़ा, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ये अति पिछड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और इसके अलावा एक और वर्ड जो कि तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री जिसको पाकिस्तान भेजने की बात करें, तो अब एक दबाव जो है वो महागठबंधन पे ये भी बन रहा है कि यदि 17% जो है, यदि अल्पसंख्यक आबादी है, मुस्लिम आबादी है, तो आपने उनको क्यों नहीं बोला कि उनको भी हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि महागठबंधन की तरफ से ये भी ऐलान होने वाला है कि एक दलित समुदाय से और एक मुस्लिम समुदाय से भी उप मुख्यमंत्री का पद जो है उनको दिया जाएगा। ये सब थोड़ा अनफोल्ड होगा, थोड़ा चुनाव प्रचार जोर पकड़ने दीजिए, थोड़ा चुनाव में गर्माहट आने दीजिए और उसके बाद ये सारे पत्ते खुलने वाले हैं। बाबा पत्ते की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इस समय तो पत्ते में ऐसा लग रहा है दिखा तो दिया है लेकिन बता नहीं रहे हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब अति पिछड़े की बात आती है तो सबसे बड़ा एडवांटेज किसके पास है, महागठबंधन के पास या एनडीए के पास? नहीं, अभी तो ये वोट बैंक जो है वो एनडीए के पास है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो सोशल इंजीनियरिंग की है, क्योंकि उन्होंने जातियों को ना अलग अलग बांटा है, दलित में भी महादलित किया, पिछड़ों में भी अति पिछड़ा किया, तो वो वोट बैंक उनके पास है अभी तक। लेकिन उसी में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आरजेडी तो देखिए एमवाई कॉम्बिनेशन के साथ तो 30-32% वोट पे बैठी हुई है, 35% वोट पे, उसमें एड ऑन करना होगा। और एड ऑन जो फैक्टर है ना, वो मुकेश सहनी लेके आते हैं और यही वजह है कि मुकेश सहनी को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है और हम और आप इतनी देर से उनको डिस्कस कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और एक बड़ी खबर आ रही है इस समय कि चिराग पासवान का महागठबंधन पर बड़ा हमला हुआ है, हमला किया है उन्होंने, कहते हुए कि सत्ता में मुस्लिमों की भागीदारी पर उठाए हैं सवाल। आरजेडी मुस्लिम सीएम या उप मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं, चिराग पासवान का ये बयान है। मुस्लिम सीएम के लिए मेरे पिता ने दी पार्टी की कुर्बानी, बंधुआ वोट बैंक बनेंगे तो भागीदारी कैसे मिलेगी। सुनाते हैं आपको क्या कहा है चिराग पासवान ने, बहुत बड़ा बयान है। इस पार्टी में कितने मुस्लिम उम्मीदवार हैं ये भी समझना जरूरी है, लेकिन चिराग पासवान का, केंद्रीय मंत्री हैं एनडीए सरकार में, उनका ये बयान और महागठबंधन पर बड़ा हमला, ये कहते हुए कि मेरे पिता रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री, ने भी आरजेडी क्योंकि मुस्लिम सीएम या उप मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं है, यहाँ तक कि मुस्लिम सीएम के लिए मेरे पिता ने दी थी कुर्बानी और बंधुआ वोट बैंक बनेंगे तो भागीदारी कैसे मिलेगी। बड़ी शब्दावली का इस्तेमाल किया है और इस शब्दावली का राजनीतिक मायने बहुत ज्यादा निकाले जाएंगे। सुनाते हैं आपको क्या कहा है चिराग पासवान। ट्वीट करके उन्होंने बताया है और ये कहा है, ये लिखा है कि चिराग पासवान का महागठबंधन पर बड़ा हमला, सत्ता में मुस्लिमों की भागीदारी पर उठाए हैं सवाल, आरजेडी मुस्लिम सीएम या उप मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं है, मुस्लिम सीएम के लिए मेरे पिता ने दी थी कुर्बानी और
बंधुआ वोट बैंक बनेंगे तो भागीदारी कैसे मिलेगी? शिवम हमारे साथ हैं। शिवम, इस बयान के कई मायने होंगे, सीधा वोट बैंक पर चोट है ये? जी, मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने 2005 का जिक्र किया और उस वक्त जिक्र करते हुए उन्होंने ट्वीट के माध्यम से यह कहा कि मेरे पिता ने कुर्बानी दी थी। यानी कि 2005 का वो दृश्य जो है वो उनको याद दिलाना चाहते हैं लोगों को, और खास करके अल्पसंख्यक वोटों को, क्योंकि अल्पसंख्यक जो है वो कहा जाता है वो राजद के साथ है। और जब से मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार जो है वो महागठबंधन ने बनाया है, जिसके बाद से ही ये चर्चाएं चलने लगी है कि जब 17% जो वोट है वो मुस्लिम समुदाय के हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, तो उनकी भागीदारी क्यों नहीं हो। इसी को लेकर जितने भी एनडीए के नेता हैं वो अब महागठबंधन को टारगेट कर रहे हैं कि जिनके पास 2% वोट है उन्हें आप उप मुख्यमंत्री का दावेदार बना रहे हैं, पर जो लोग 17% हैं, 18% हैं, उन्हें आप उप मुख्यमंत्री का दावेदार या फिर मुख्यमंत्री का दावेदार क्यों नहीं बना रहे हैं। तो जिसको लेकर तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो अब महागठबंधन पर हमला कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव जब आज सुबह में चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे थे, उनसे भी यह सवाल किया गया था कि अब मुकेश सहनी को लेकर एनडीए के नेता जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं अति पिछड़ा जो है उससे एनडीए के लोग जो हैं वो नाराज हैं। एनडीए के लोग नहीं चाहते हैं कि अति पिछड़ा जो है वो आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं एनडीए का जो कोर वोटर माना जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट है। शुरू से आपने देखा होगा कि कई चुनावों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका जिक्र भी करते आए हैं। तो इसी को लेकर तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो हमला कर रहे हैं, जिसका जवाब अब तेजस्वी ने भी दिया। जी शिवम, मीनाक्षी आप बिहार में हैं, बिहार के रंग देख रही हैं, देश के कई राज्यों के रंग देखे हैं, लेकिन जब बिहार की राजनीति की बात आती है तो बिल्कुल अलग हो जाती है। केंद्रीय मंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, अलग ही अंदाज में सब दिख रहे हैं और राजनीतिक माहौल बदला सा नजर आ रहा है। क्या हम ये माने कि जैसे ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस कर दिया गया है उसके बाद राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं? लगता है मीनाक्षी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन उससे पहले बाबा, आप क्या ये मानते हैं कि नाम आ जाने से राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं? बहुत अंतर आ गया इससे? जी हाँ, निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस आ गया। अभी तक एक जो डायलमा की स्थिति बनी हुई थी पूरे महागठबंधन में और खासकर एक नर्वसनेस था, वो नर्वसनेस खत्म हो गई है और महागठबंधन जो है अब वो पूरे जोश के साथ जो है चुनाव प्रचार में खासकर आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव जुट गए हैं। जहाँ तक मुसलमान के उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही है और चिराग पासवान ने क्यों ऐसा कहा, देखिए चिराग पासवान पिछला चुनाव एनडीए के साथ लड़े नहीं थे, वो अलग लड़े थे। उन्होंने 135 कैंडिडेट खड़े कर दिए थे, उनको सफलता उतनी नहीं मिली, लेकिन उनको लगता है कि अभी भी उनके पास थोड़ा बहुत जो है ना अल्पसंख्यक वोट है। यही स्थिति जो है नीतीश कुमार के पास भी है, इसलिए पिछली बार से कम सीटें दी है, लेकिन जेडीयू ने भी सीटें दी है मुस्लिम उम्मीदवारों को। तो ये जो सिचुएशन है ना, उसी के वजह से चिराग पासवान को ये ट्वीट करना पड़ा है। जी, और एक बड़ी खबर आ रही है इस समय, प्रशांत किशोर का बीजेपी पर निशाना। पीएम बोले डेटा सस्ता हो गया है। पीके का कहना है कि बेटा गुजरात में मजदूरी करेगा, माँ बात करेगी, हमें बिहार में रोजगार चाहिए। प्रशांत किशोर का ये बयान है, बड़ा सीधा सपाट बयान, ये कहते हुए कि डेटा तो सस्ता हो गया लेकिन बेटा गुजरात में काम कर रहा है। सुनाते हैं क्या कहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि डेटा सस्ता हो गया है तो बेटा गुजरात में मजदूरी करेगा। अब माई या पत्नी या बेटा यहाँ पर घर का बाबूजी वो फोन पर बतिया रहा है, बेटा का फोटो देख रहा है मोबाइल पर। तो हम लोग को ये नहीं चाहिए भाई, हम लोग को यही रोजगार चाहिए, डेटा नहीं चाहिए, बिहार में फैक्ट्री चाहिए। तो एक बार आप लोग इस बार भाजपा को एकदम सिरे से साफ कीजिए, काट के। भाजपा को वोट नहीं देना है। ये मोदी जी बोले कि 12,000 ट्रेन चलाएंगे, 12,000 ट्रेन चलाएंगे छठ में बच्चा को आने के लिए। देखिए सब बच्चा कितना, कोई में बैठ के आ रहा है, कोई लटक के आ रहा है। गुजरात का आदमी 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन पर चलेगा। बिहार का बच्चा टिकट कटा के आ रहा है तो उसको पैसेंजर भी नहीं मिल रहा है कि छठ में अपना घर परिवार के साथ उसका छठ मन सके। तो ये लोग का पूरा इस बार मुकम्मल हिसाब कीजिए। मोदी जी कह रहे हैं
बाबा ये बहुत बड़ा बयान है कि एक और बुलेट ट्रेन चल रही है एक राज्य में और दूसरे राज्य में ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर ट्रेन से लटक कर आना पड़ रहा है। 12,000 ट्रेनों की संख्या भी बता रहे हैं कि ट्रेनों की संख्या बढ़ी है, आने वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन क्या राजनीति भी बढ़ गई इस पर? जी हाँ, निश्चित रूप से पीके का जो ये बयान है काफ़ी कुछ कहता है। और छठ का अब समय है और ट्रेनों में काफ़ी भीड़ है। और ये केवल दिल्ली से पटना आने ने भी अब आने की नहीं, पटना से भी अपने अपने गांव जो जाते हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं। तो अब जो पीके को देखिए, इस चुनाव को याद किया जाएगा 2-3 चीज़ों के लिए। एक तो नीतीश कुमार और लालू यादव का आप कह सकते हैं कि एक अंतिम चुनाव आप इसको मान सकते हैं। लेकिन ये चुनाव जो है पीके के लिए भी याद किया जाएगा, क्योंकि वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस बार इस चुनाव का एक्सपेक्टर है। किसको कितना वो डेंट करते हैं, इसी पर इस चुनाव का रिजल्ट है। कई जो बिहार के राजनीति के जानकार हैं वो कहते हैं क्या कहीं हंग असेंबली तो नहीं हो जाएगा, पीके किसको नुकसान करेगा। तो सारी जो यहाँ पे चाय दुकान पर, पान दुकान पे, नाश्ते की दुकान पे जो चर्चा हो रही है ना, वो ये चर्चा हो रही है कि पीके वोट कटवा तो है लेकिन किसका वोट काटेगा। ये इस पे ये चुनाव जो है काफ़ी कुछ निर्भर करने वाला है। और पीके अपने आप को इस पूरे चुनाव प्रचार में रिलीवेंट रखने के लिए बीजेपी पे हमला कर रहे हैं और आरजेडी पे भी उनको करना मजबूरी है उनकी। बाबा मजबूरी है कि मजदूरी है ये तो नहीं पता, लेकिन ये बात सही है कि चुनाव में ये सब बहुत जरूरी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आरजेडी पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान आया है, मरना कबूल लेकिन आरजेडी में नहीं लौटूंगा। हम जनशक्ति जनता दल को आगे बढ़ाएंगे। हम कुर्सी पर बैठने के लालची नहीं है, जिसे लालचीपन दिखाना वो सीएम बने। हम स्वाभिमान और सिद्धांत के पक्के हैं, ये तेज प्रताप यादव का कहना है। सुनाते हैं क्या कहा। ना कबूल करेंगे लेकिन उस पार्टी में दोबारा नहीं जाएंगे। हमारी अपनी पार्टी है जनशक्ति जनता दल, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। कभी नहीं। ना हम पोस्ट और लोभ लालच कुर्सी के बैठने के हम लालची आदमी नहीं हैं। हमारे अंदर कोई लालच नहीं है। जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मुख्यमंत्री बने, जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मंत्री बने। तो ये हम लोभी और लालची व्यक्ति नहीं हैं। हम अपने स्वाभिमान और सिद्धांत के पक्के लोग हैं। शिवम, जब युवाओं की बात होती है ना तो तेज प्रताप यादव का नाम जरूर आ जाता है, लेकिन इस समय वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या अपने पिता और अपनी पूर्व पार्टी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इन दिनों लगातार तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर वो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और कई दिनों से वो कई तरह के जो बयान हैं वो दे रहे हैं। और कल जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने बयान दिया कि मरना कबूल है पर उस पार्टी में जाना दोबारा कबूल नहीं है, तो उन्होंने साफ तौर पे अपने भाई तेजस्वी यादव और अपनी पार्टी यानी कि उनके पिता की पार्टी जो है राजद, उस पर हमला बोला है। और उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग जो हैं वो सीएम पद के लालची हैं, मंत्री पद के लालची हैं, पर मैं स्वाभिमान से समझौता नहीं करता हूं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे उन्होंने अपने भाई और अपने पिता की पार्टी पर हमला बोला है। जी शिवम, बड़ी दिलचस्प बात है ना, राजनीति में भाई भाई के साथ नहीं है, बहन बहन के साथ नहीं है, कहीं सास बहू का झगड़ा राजनीति में आ जाता है सामने टिकट के बंटवारे के बाद। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष का महागठबंधन पर निशाना। महागठबंधन में कौरवों की सेना है, ये दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है। एनडीए गठबंधन में 5 पांडवों की सेना है। दिलीप जायसवाल ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। 5 पांडव की सेना एनडीए गठबंधन है और सामने कौरव की सेना है। कल प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि एसआईआर के मामले में जो वोट चोरी का यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने निकाला था, बाद में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जननायक की उपाधि चोरी करके भाग गया था राहुल गांधी यहां से। तो ये लोग जननायक का उपाधि यहां से गायब कर दिए कर्पूरी ठाकुर जी का। ये बिहार का अपमान था और राहुल गांधी जी को पूरा झेलना पड़ा। पूरे बिहार की मतदाता ने आक्रोश जाहिर किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ही हो सकते हैं, जननायक शब्द राहुल गांधी के पीछे नहीं लगेगा। तो जन हट गया, तो अब वो नायक लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नायक नहीं खलनायक हैं ये। तो ये खलनायक हैं, अब कल लगाएंगे। अभी जन हटाए हैं, नायक पर आए हैं, कल खल लगा देंगे, तब फिर एक नया गाना आपको सुनाऊंगा, क्योंकि इनके पास विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है।
जो मुद्दा विहीन हो जाता है वही ये सब काम करना शुरू करता है।